रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरोही और अक्षिता दोनों जुड़वा बहनें बेड पर टेढ़े मेढ़े होकर चैन से सो रही थी। तभी उनकी माँ मंदिरा कमरे में झाड़ू ले आती है और दोनों को अब तक सोया हुआ देखकर जोर से जमीन पर झाड़ू को पटक कर कहती है, सुबह के 9 बज गए, फिर भी कैसे गधे गोड़ियों की तरह हाथ पैर इधर उधर बिखेर पसरी हुई है पलंग पर। अरे नलायको उठो आज, वरना बिस्तर पर ही नहला दूंगी। नाश्ता बन गया माँ। क्या बनाया है खाने में? हाँ महारानियों हाँ, उठो वरना नाश्ता नहीं झाड़ू मिलेगी खाने को। तभी आरोही आंखें मलते हुए उठती है और अंगड़ाई लेते हुए एक हाथ अक्षिता के मुंह पर लगता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और घबरा कर कहती है, भूकंप आ गया। अरे माँ आप क्या खम्बे की तरह खड़ी हो, नीचे झुको ना। एक ये जागने के बाद भी सपने से बाहर नहीं आई। दोनों की दोनों उठकर जॉगिंग करने के लिए निकल पड़ो, समझी? माँ संडे है, क्यों सुबह सुबह दौड़ने भेज रही हो? हाँ माँ, ये जॉगिंग वॉगिंग हमसे ना होगा। सो जा बहन सो जा। आलस की मूड तो अभी कान के नीचे एक रख कर दूंगी ना तो सब होगा। छुट्टियाँ क्या पड़ गई, घर में पड़े पड़े बस फैल ही जा रही हैं। ठूसने सोने के अलावा कोई काम ही नहीं है। अगर जॉगिंग करने नहीं गई तो दोनों बहनों को आज खाना नहीं मिलेगा। मंदिरा की ये बात सुनते ही दोनों झट से उठकर बिना मुंह हाथ धोए जॉगिंग करने निकल पड़ती हैं और कुछ देर में पसीने से भीगी थकी हारी आती हैं। तो आते ही सामने रखे खाने पर टूट पड़ती हैं। दोनों खाना खा ही रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन मीना घर आती है और दोनों को ऐसे खाना खाते देखकर कहती है, अरे मंदिरा, कौन से जन्म की भूखी है तेरी दोनों जुड़वा बेटियां? कैसे हफ्सियों की तरह खाने बैठी हैं? अरे आंटी कैसे भी खाएं, अपने घर का खा रहे हैं, आपके नहीं। हाँ तो खाना कौन सा भागे जा रहा है? सब्र नहीं है इन लड़कियों को। अभी तो एक हफ्ता हुआ है छुट्टी पड़े, अभी 1.5 महीने ऐसे ही खाना सोना चलता रहा तो दोनों ने फूल कर गुब्बारा हो जाना है। हाँ तो खाली बैठी दोनों को घर में योगा करने को कहो ना मंदिरा बहन। देखना रोज योगा करने की आदत डालेंगी तो वजन नहीं बढ़ेगा और आलस भी दूर होगी। अरे मीना बहन, इन दोनों निकम्मियों से जॉगिंग नहीं होती तो ये योगा क्या करेंगी? योगा से होगा ही क्या? क्या होगा नहीं, योगा से ही होगा। मैं तो कहती हूँ कि तू दोनों को योगा क्लास भेज, 1.5 महीने में ही फुर्तीली हो जाएंगी। वो सुजाता की छोरी है ना, वो तो घर में ही योगा करती है और सुजाता को भी करवाती है। जब भी सुजाता अब ज्यादा बीमार नहीं रहती। ठीक कह रही है तू। अच्छा अब आई है तो सेवई की खीर लेती जा, अभी अभी बनाई है मैंने, लाती हूँ। कुछ देर में मीना अपने घर चली जाती है और मंदिरा अपनी जुड़वा बेटियों को योगा क्लास भेजने की ठान लेती है। कुछ दिनों बाद दोनों को सुबह 8 बजे जबरदस्ती योगा क्लास के लिए वो भेज देती है। दोनों अपने योगा मैट लेकर अंदर आती है तो देखती है कि उन्हीं की उम्र के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। तभी वहाँ एक बहुत हैंडसम सा लड़का युवान आता है। सबकी नजर बस उसी पर टिकी थी। तभी वो कहता है, इस योगा क्लास में आप सबका वेलकम है। मैं हूँ आपका योगा टीचर। यार अगर ये योगा सिखाएगा ना तो पूरे दिन योगा करूँगी। ए झल्ली, होश में आ, क्या रखा है इस योगा वोगा में? आराम से घर में आलू के पराठे खाते हुए टीवी देखते। हाँ, इस लड़के के यहाँ आने से पहले मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अभी लग रहा है जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है। आप सभी अपने अपने मैट बिछाकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। योगा की शुरुआत हम योगिंग और जॉगिंग से करेंगे। सभी युवान के बताए अनुसार योग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आरोही और अक्षिता आसन करते हुए कभी एक दूसरे पर गिर रही थी तो कभी अपने आसपास वालों पर। ये देखकर उन दोनों पर सभी हंसने लगते हैं। तो अक्षिता कहती है, अरे यहाँ योगा चल रहा है कि कॉमेडी? क्या बत्ती सी दिखा रहे हो सारे? आसन करो आसन। हंसे नहीं तो क्या करें, जैसे तुम दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, वैसे ही हरकतें हैं। शांत हो जाइए आप सब। आप दोनों एक बार फिर ध्यान दीजिए। इस आसन में सांस लेकर दोनों हाथों को ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को नीचे करना है। सर मैं क्या कह रही थी, ये सांस लेने छोड़ने का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्या? नहीं, ये इतना जरूरी नहीं है। तुम सांस लेना भूल भी जाओगी ना तो भी चलेगा। विक्की के साथ बाकी सभी लोग भी हंसने लगते हैं। अगले दिन आरोही जल्दी उठकर योगा क्लास जाने के लिए तैयार हो जाती है तो अक्षिता अभी तक सो रही थी। उसे जगाते हुए आरोही कहती है, ए आलसी, योगा करने नहीं चलना क्या? नहीं जाना, वो विक्की का बच्चा मेरे आसनों का मजाक बनाता है। ओहो, छोटी बच्ची हो क्या?
मत चल, मैं तो जाऊंगी और युवान सर को देखते हुए योगा करूंगी। तू योगा करने जाती है कि सर को ताड़ने? रुक, मैं ना कर आती हूँ। कुछ देर में दोनों योगा क्लास के लिए निकल जाती हैं। क्लास में दोनों बातें करते हुए आ रही थी कि तभी क्लास में एक मोटी सी लड़की सामने जमीन पर पड़ी होती है। दोनों की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो उसके पास जाकर कहती है, अरे ये कौन मोटी है यहाँ फैली पड़ी? पागल है क्या? क्या पता योगा करते करते बेचारी बेहोश हो गई हो। हेलो मोटी जी, जिंदा हो कि निकल ली? तुम दोनों बैल बुद्धि हो क्या? देखा, मैंने कहा था ना, ये जमीन पर फ्लैट पड़ी है बस। इसे फ्लैट होना नहीं, शवासन में होना कहते हैं। यार कैसे कैसे आसन है, एक बार को तो लगा कि ये टपक ही गई है। अच्छा वैसे आप कौन? हमारी आज की योगा टीचर हैं पलक मैम। वो आज युवान सर बुजुर्गों को योगा करवाएंगे, इसीलिए ये आई हैं। ये और योगा टीचर कहाँ से? लोग तो कहते हैं योगा करने से पतले हो जाते हैं, लेकिन इसको देख के तो लगता नहीं कि वजन कम होगा। तुम दोनों तो एक सी दिखती हो, जुड़वा हो क्या? नहीं नहीं, ये मेरी दूर की मम्मी की पास वाली बेटी है। बहुत बकवास जोक था। सभी सुखासन में बैठ जाए, आज हम प्राणायाम करेंगे। सभी अपने अपने मैट पर सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके मन को शांत करते हैं। तो जहाँ सभी आंखें बंद करके प्राणायाम कर रहे होते हैं तो वहीं विक्की एकटक अक्षिता को निहार रहा था। तभी आरोही को छींक आती है तो उसकी नजर विक्की पर पड़ती है और वो उसे घूरते हुए कहती है, ओ ये क्या कर रहा है? ताड़ासन। ये कौन सा ताड़ासन है जो बैठे बैठे होता है? साले ठरकी, एक मुक्कासन दूंगी ना तो सुखासन तेरा दुखासन में चला जाएगा, समझा? ये हो क्या रहा है? देखिए ना पलक मैडम, ये विक्की सुखासन में बैठकर मेरी बहन को ताड़ रहा है। नहीं नहीं, मैं तो ताड़ासन कर रहा था। तुम इधर आओ और शीर्षासन करो जल्दी। ऐसे ही दोनों जुड़वा बहनें रोज योगा करने लगती हैं और 1 महीना बीत जाता है। दोनों काफी हद तक फिट रहती हैं और आलस भी कम कर देती है। कुछ समय में वो बहुत सारे आसन सीख जाती है, जिससे योगा टीचर के ना आने पर वो बाकियों को भी सिखाया करती। साथ ही शाम को सोसाइटी के पार्क में जाकर बुजुर्गों को योगा करवाती और योगा से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करती, जिससे पूरे मोहल्ले में उन दोनों जुड़वा बहनों के योगा की तारीफ की जाती थी। एक दिन क्लास खत्म होने पर आरोही युवान को देखते हुए सोचती है, इनके चक्कर में ये 1.5 महीना योगा करते हुए बिता दिया मैंने, जाकर आज इनसे बात करती हूँ। वो सोच ही रही थी कि तभी युवान पलक का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है और ये देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी अक्षिता उससे कहती है, बहन ये अभी हमने क्या देखा? इतना हैरान क्यों हो रही हो तुम जुड़वा बहनें? वो पलक मैडम पत्नी है युवान सर की, और तुम्हें पता है सर 40 साल के हैं। क्या 40 साल में कोई इतना जवान कैसे दिख सकता है? योगा का कमाल है। बढ़िया है, लेकिन इस योगा का फायदा इनकी फूली हुई पलक मैम को क्यों नहीं हुआ? ये भी सोचने वाली बात है। मान गई योगा का कमाल, पता ही नहीं था। खैर, योगा से हम दोनों को बड़ा फायदा हुआ। इतने एक्टिव तो हम कभी नहीं थे जितने अब योगा करने से हो गए। वैसे क्लास के साथ साथ मोहल्ले में भी तुम जुड़वा बहनों के योगा के चर्चे रहते हैं। तभी दोनों हंसते हुए क्लास में लगे हुए पोस्टर की तरफ देखने लगती हैं, जिस पर लिखा हुआ था, योगा से ही सब होगा। शिवानी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। शिवानी को कपड़ों से मैचिंग बिकिनी पहनने का बहुत शौक था। किसी के पास इतने कपड़े नहीं होंगे जितनी शिवानी के पास बिकिनी थी। शिवानी का कॉलेज खत्म होने वाला था और एक दिन वो अपनी सहेली सीमा के साथ मिलकर बिकिनी की शॉपिंग का प्लान बनाती है। अरे यार सीमा, तुझे पता है मेरे पास है ना सारी बिकनी पुरानी हो गई है और मुझे वही पहननी पड़ रही है। चल आज शॉपिंग पर चलते हैं बिकनी की। हाँ यार, कैसी बात कर दी। शॉपिंग के लिए तो कोई गधा ही मना करेगा। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, पर तू मुझे 1 हफ्ते में वो पैसे वापस दे दियो। वैसे कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, पर 5,000 दे दे। शिवानी सीमा से उधार पैसे लेती है और दोनों शॉपिंग पर निकल जाते हैं। जहां सीमा अपने लिए कुर्ती पजामा जीन्स टॉप ले लेती है तो वहीं शिवानी ढेर सारी बिकिनी लेती है और ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। ऐसे में सीमा शिवानी से कहती है,
अरे शिवानी, कहाँ गायब हो आजकल? ना कॉल उठाती हो, ना मिलती हो। और वो मेरे पैसों का क्या हुआ? अरे वो मैं कल देती हूँ ना। शिवानी को पैसों की चिंता तो होती है, और उससे ज्यादा इस बात की चिंता होती है कि अब बिकिनी की शॉपिंग वो कैसे करे। कि तभी वो अपने बॉयफ्रेंड कुणाल को मिलने बुलाती है। क्या हो गया? अब कैसे याद आ गई तुझे मेरी? वैसे तो तेरे पास टाइम नहीं होता मेरे लिए। You know ना जान, I love you baby। अच्छा वो सब छोड़ो, जल्दी से मुझे 7,000 रुपए दे दो। 7,000 रुपए? तुम पागल हो क्या? इतने सारे पैसों की जरूरत तुम्हें अचानक कैसे पड़ गई? मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मुझे 7,000 रुपए चाहिए। जानू प्लीज दे दो ना। हाँ हाँ, रो मत। ये लो 7,000 रुपए। अब जाओ और माँ का इलाज करवाओ अच्छे से। शिवानी उन पैसों में से 3,000 रुपए सीमा को देते हुए कहती है, ये लो सीमा, तुम्हारे 3,000 रुपए। अब तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हुआ। अरे पर वो कैसे? मैंने तो तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे। ये तो बस 3 हैं, बाकी के 2 कहाँ गए? सीमा, वो मेरी बहन बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए 2,000 रुपए दिए हैं। आखिर मेरी बहन भी तो तुम्हारी बहन जैसी ही है ना। हाँ शिवानी, कोई बात नहीं बहन, भूल जाओ उन पैसों को। शिवानी की खुशी का तो मानो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी खुशी सीमा के पैसे लेकर बिकिनी की शॉपिंग को चली जाती है और वहाँ से बहुत सारी बिकिनी ले लेती है, जिसके बाद वो हिसाब लगाते हुए खुद से कहती है, अरे शिवानी, इन सब का तो टोटल 2,000 से भी ज्यादा बैठ रहा है। अब तो क्या करेगी? और इनमें से कोई ब्रा मैं छोड़ भी नहीं सकती। सब कितनी सेक्सी दिख रही हैं। क्या करूँ? तभी शिवानी गौर करती है कि एक ब्रा का टैग थोड़ा सा हिल रहा है, तो वो सोचती है, क्यों ना मैं ये हार्ट टैग निकाल दूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वो बहुत मेहनत करती है और उस टैग को तोड़ देती है और ट्रायल रूम में जाकर अपने कपड़ों के नीचे बिकिनी पहनकर वो बिकिनी चुरा लाती है। बस फिर क्या था, बिकिनी चुराना तो जैसे उसकी आदत ही बन गया था और वो जब मन करे शॉपिंग जाती और टैग तोड़कर बिकिनी चुरा लाती। कि तभी एक दिन ऐसे ही उसे सीमा मिलती है और उसे कहती है, अरे शिवानी, कहाँ जा रही हो? अब तुम्हारी बहन ठीक तो है ना? अरे यार, बहन तो एकदम ठीक है। और बता, तेरा बिकनी खरीदने का बुखार उतरा के नहीं? अरे अब तो मुझे एक ऐसा तरीका हाथ लगा है ना कि मैं बिना पैसे के भी जितनी मर्जी चाहे बिकनी खरीद सकती हूँ। वो कैसे? नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट करके दिखाऊंगी। चल मेरे साथ। दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। तभी शिवानी कुछ बिकिनी हाथ में लेती है और सीमा को एक ट्रायल रूम में घुसने का इशारा करती है। सीमा ये देखकर बहुत हैरान होती है कि शिवानी किसी शातिर चोर की तरह बिकिनी पर लगे हुए टैग को तोड़ रही है और उससे कहती है, चल चल, अब शर्मा मत, जल्दी से बता। मैं 3-4 बिकनी के टैग तोड़ देती हूँ तेरे लिए। आखिर तो मेरे दोस्त है, और वैसे भी तूने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे भी तो दिए थे। पर तेरी तो बहन बीमार थी ना, तो माँ कैसे? अरे यार, वो सब छोड़ ना, ये बता कितने टैग तोड़ू तेरे लिए? अरे नहीं, रहने दे यार। सीमा समझ जाती है कि शिवानी बिकिनी के लिए कितनी ज्यादा पागल है और वो दोनों मॉल से शॉपिंग करते हुए निकल ही रही होती है कि सामने से कुणाल आ जाता है और उन दोनों को रोकते हुए कहता है, अरे शिवानी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी माँ तो बीमार थी ना? कुणाल, शिवानी की तो बहन बीमार थी, माँ नहीं। वो क्या है ना कि मेरी माँ ने और बहन ने दोनों ने गोलगप्पे खा लिए थे, उससे वो बीमार हो गई। अब चलो ना यहाँ से। कुणाल और सीमा को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि शिवानी बिकिनी के पीछे पागल हो गई है और झूठ बोलने और चोरी करने पर भी उतर आई है। जिसके बाद सीमा और कुणाल मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि वो दोनों शिवानी को सुधार सके। ऐसे में सीमा शिवानी से कहती है, यार चल ना, आज फिर से बिकनी की शॉपिंग पर चलते हैं और तेरे बॉयफ्रेंड कुणाल को भी ले चलते हैं। वैसे भी अब तेरे पास तो पैसे बचाने की ट्रिक भी है। क्या बात है सीमा, अब तुझे भी बिकनी की शॉपिंग करने की लत लग गई। खैर, नए काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं। दोनों मिलकर बिकिनी की शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं और कुणाल भी वहीं आ जाता है। शिवानी सीमा को ट्रायल रूम में उसके साथ चलने को कहती है, पर सीमा बहाना बनाते हुए उससे बोलती है, अरे यार तू जा ना,
मेरे लिए भी कुछ बिकनी रख लियो और मुझे गेट के बाहर मिलियो। इतने मैं और कुणाल बाहर तेरा वेट करते हैं। अरे बाहर क्यों? तुम लोग यहाँ क्यों नहीं रुक रहे मेरे साथ? वो क्या है ना बेबी, मैं ऐसी चोरी पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे ना डर लग रहा है। पहली बात तो ये कि ये कोई चोरी नहीं है, बल्कि हाथ की सफाई है, एक कला है। और तुम्हारा पहली बार है तो चलो कोई नहीं, तुम बाहर मेरा वेट करो। इसके बाद मौका पाकर सीमा पहले ही एक हार्ड टैग वाली बिकिनी शिवानी के पर्स में डाल देती है और दोनों बाहर जाकर शिवानी का इंतजार करने लगती है। शिवानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बहुत सारी बिकिनी अपने कपड़ों में छुपा लेती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाने लगती है तो एग्जिट मशीन में बीप कर जाता है और स्टोर के मैनेजर वहां आकर उससे कहते हैं, मैम आप बाहर नहीं जा सकते, आपको चेकिंग करवानी होगी। चेकिंग? कैसी चेकिंग? मैं तो यहाँ आती रहती हूँ और मैं यहाँ से क्या लूँगी? मैम आप यहाँ आती जरूर हैं, लेकिन कुछ लेती नहीं है। अब मशीन भी बीप कर रही है तो चेकिंग तो करवानी ही पड़ेगी। शिवानी की चेकिंग की जाती है और उसके पास बहुत सारी छुपी हुई अलग अलग रंग की बिकिनी मिलती है, जिससे शिवानी बहुत शर्मिंदा होती है, पर अब वो कुछ कर भी नहीं पाती। मैनेजर उसे जेल भिजवा देता है और तभी सीमा और कुणाल उससे मिलने के लिए जेल जाते हैं। शिवानी, ये तो तुमको तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है, जो मिलनी भी चाहिए। तुमने ना सिर्फ चोरी की बल्कि अपने दोस्तों से झूठ तक बोला। अब तुमने गलती की है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसकी सजा भी भुगतो। मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शिवानी 2 दिन बाद जेल से छूटती है और फिर ना तो वो कभी चोरी करती है और ना ही किसी से झूठ बोलती है। इसी के साथ कुणाल और सीमा से भी वो सिर्फ माफी ही नहीं मांगती बल्कि उनके पैसे भी वापस कर देती है, जिसके बाद वो दोनों उसे माफ कर देते हैं और एक बार फिर से शिवानी अपनी नई जिंदगी की हंसी खुशी शुरुआत करती है। राधिका अपने हाथ में एक लेटर लिए अपनी बॉडी के टैटू को देखकर फूट फूट कर रो रही होती है और रोते रोते खुद से कहती है, राधिका, ये तूने क्या किया? इस शहर में तू अपने सपने लेकर आई थी और ये सब करने लग गई। माँ कितने गर्व से कहती थी कि मेरी बेटी आर्मी से एक ऑफिसर बन के लौटेगी और तूने ये टैटू बनवा लिए। आज अगर ये तेरा टैटू ना होता तो शायद तेरा सिलेक्शन हो चुका होता। तभी उसके गांव से उसकी बचपन की दोस्त मीरा का फोन आता है। राधिका अपने आंसू पोंछकर मीरा का फोन उठाती है और मीरा बोलती है, हाँ राधिका, तेरा सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं यार, मुझे होल्ड पर रखा है क्योंकि मेरी बॉडी पे बहुत सारे टैटू है ना। ओह, ये तो होना ही था यार। तो तूने ये टैटू बनवाया ही क्यों? तुझे पता है ना सरकारी नौकरी में यह सब नहीं चलता। क्या बताऊँ यार? बोल ना, बात क्या है? तू कुछ तो छुपा रही है, बता। ठीक है, सुन फिर। राधिका दिल्ली में अपना आर्मी में भर्ती होने का सपना लेकर आई थी। ये शहर राधिका के लिए नया था। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात बस में एक आमिर नाम के लड़के से होती है। दोनों कुछ ही देर बातें करते हैं और पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और राधिका और उस लड़के के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब वो अपने सपने को पीछे छोड़कर बस आमिर में ही खोई रहती थी। ऐसे ही एक रात वो आमिर को कॉल करती है और उससे कहती है, हाय, क्या कर रहे हो? तुम्हें याद। ओह, अगर याद आ रही थी तो फोन कर लेते। अरे पागल, जैसे ही फोन उठाया करूं, मगर इससे पहले तुम्हारा फोन आ गया। कोई नहीं, मैं करूँ या तुम करो, बात तो एक ही है। और वैसे हम कब मिल रहे हैं? क्यों, कुछ खास है क्या? हाँ, बस मुझे ना किसी को प्रपोज करना है। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? जान लेना वक्त आने पर। अच्छा जी, तो आप ही बता दीजिए कब मिल रहे हैं हम? कल ही मिले। हाँ ठीक है, मगर एक दिक्कत है, मैं इस शहर में नई हूँ तो मुझे ज्यादा रास्ते नहीं पता है। अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम इस शहर की नहीं हो, मगर मैं तो हूँ। मैं कल सुबह 11 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। हाँ ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम्हारे रहते मुझे क्या ही दिक्कत होगी। ये हुई ना बात। ऐसे ही अगली सुबह राधिका उठकर अपने लिए चाय बनाती है और नाश्ता करने के बाद तैयार होकर आमिर का वेट करती है। थोड़ी ही देर के बाद
आमिर अपनी बाइक लेकर राधिका के घर के बाहर आ जाता है और राधिका को बाइक पर बिठाकर ले जाता है। बाइक पर बैठे बैठे आमिर उससे कहता है, वैसे सच में आज तो माल लग रही हो, क्या? मतलब कमाल लग रहे हो। जी शुक्रिया। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो। हाँ, बस झूठ बोलना आता है तुम्हें। अरे सच में डफर, अच्छे लग रहे हो। थोड़ी ही देर के बाद पार्क के पास आमिर बाइक रोक देता है और दोनों उस पार्क में एक साथ जाते हैं, जहां आमिर अपने घुटनों के बल बैठकर राधिका को प्रपोज करता है और कहता है, राधिका, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या ये जल्दबाजी है? क्या मैं सच में आमिर से प्यार करती हूँ? बोलो यार, नहीं बोला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आमिर, यार ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। तभी आमिर चेस्ट की साइड से अपनी शर्ट हटाकर राधिका को उसके नाम का टैटू दिखाता है, जिसे देखकर राधिका बहुत भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि आमिर सच में उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे हाँ बोल देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों आए दिन एक दूसरे से मिला करते। ऐसे ही एक दिन आमिर राधिका दोनों घूमने जाते हैं कि तभी आमिर राधिका से कहता है, अच्छा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? इतना कि उसको कभी बयान नहीं किया जा सकता। सच में? अगर ऐसा है तो मेरे नाम का टैटू बनवाना होगा तुम्हें। बोलो, वो भी अपने हाथ पर। राधिका उसके प्यार में अंधी हो जाती है और उसके कहने पर उसके नाम का टैटू बनवा लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब जब भी आमिर और राधिका मिला करते तो दोनों ही बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के टैटू बनवाया करते। कभी कलाई पर, कभी पैर पर, कभी कमर पर, तो कभी कंधे पर। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और आमिर अब राधिका को समय देना बंद कर देता है। उससे मिलना भी धीरे धीरे बंद कर देता है, क्योंकि उसकी लाइफ में अब कोई और लड़की आ चुकी थी, जिसकी भनक राधिका को बिल्कुल नहीं थी। मगर वो फिर भी आमिर को फोन करती, उसका फोन बिजी आता था। ऐसे ही एक दिन आमिर खुद उसको फोन करके उससे कहता है, यार राधिका, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। यार अब किसी और के साथ खुश हूँ और आज के बाद मुझे फोन मत करना। अच्छा मजाक बनाया तुमने मेरा। आखिर मुझ में और मेरे प्यार में क्या कमी थी? मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता। इस दिल्ली जैसे शहर में ये सब नॉर्मल है, GF BF बनाना और फिर नई GF बनाना। तुम्हें पता भी है मुझे कितना हर्ट हो रहा है। अरे जाना, कोई दूसरा BF बना ले। मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि हमेशा तेरा BF रहूंगा। कितना घटिया इंसान हो तुम। क्या मिला तुम्हें? मेरी हंसते खेलते जिंदगी बिगाड़ कर। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे और तुमने मेरा और मेरे प्यार का मजाक बना दिया। अगर इतना सब कुछ करना था तो इतने बड़े बड़े झूठे वादे करने की क्या जरूरत थी? अब मैं घटिया हूँ, अच्छा हूँ या जरूरत से ज्यादा अच्छा हूँ, ये तो तुम जान ही गई हो। तो बेहतर यही होगा कि अब तुम अपने रास्ते निकलो और मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। राधिका ये सुनते ही फोन काट देती है और उसका माइंड इन सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो अब लगभग आधे बॉडी पर टैटू बनवा चुकी थी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। राधिका इंडियन आर्मी का फॉर्म फिल करती है और कुछ ही समय के बाद उसका एग्जाम होता है, जिसे वो क्लियर कर देती है। और फिर उसका फिजिकल एग्जाम होता है और वो उसे भी क्लियर कर देती है। लेकिन इस सब के बाद उसका मेडिकल करवाया जाता है, जहां उसकी बॉडीज पर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के टैटू होने की वजह से उसे होल्ड पर रख दिया जाता है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद मीरा राधिका से कहती है, किसी को क्या दोष देना इसमें। अच्छा, अभी तुझे होल्ड पर रखा है, मतलब अभी भी तेरे पास एक मौका है। तो यार तू तो दिल्ली में रहती है, इतने बड़े शहर में, कुछ तो इलाज ढूंढ इस टैटू का। जरा नेट पर तो चेक कर एक बार। हाँ यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मेरी इस गलती की वजह से मेरा सपना अधूरा न रह जाए। राधिका नेट पर टैटू रिमूव करवाने के लिए क्लिनिक ढूंढती है और जब उसे मिल जाता है तो वो उस क्लिनिक पर जाती है। जब डॉक्टर उसके टैटू देखते हैं तो उसे कहते हैं, आपका टैटू रिमूव हो जाएगा, मगर इसको करीबन 5 से 6 सीटिंग देनी होगी और इसमें आपका अच्छा पैसा खर्च होगा। बस आप ठीक कर दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर राधिका का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और राधिका
डॉक्टर के पास 5 से 6 सीटिंग लेने के लिए समय समय पर आती रहती है। धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी से सारे टैटूज रिमूव हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर से आर्मी का मेडिकल देती है और इस बार वो क्लियर कर देती है। साथ ही उसे इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया जाता है और वो एक बड़ी ऑफिसर बनकर अपना सपना पूरा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।